पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। भैया परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी सर। अच्छा, इस क्लास में संपूर्ण यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर देंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगी, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल है, जिनका एमसीक्यू एग्जाम होता है यानी कि ओएमआर पे एग्जाम होता है, और जिनका लिखित भी होता है। क्योंकि पहले हम आपको 10% बहुत तगड़े तरीके से समझा देंगे, उसके बाद 20 एमसीक्यू के साथ पूरी वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। एक एक बात आपके माइंड में फिट करने का भाई साहब फिट करने की मेरी गारंटी है। और जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देखेंगे, हम भाई साहब दावा करते हैं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे भैया, है ना। आपको रिग्रेट फील नहीं होगा अपनी ये वीडियो को देख करके। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सबके। पहले हम प्रत्येक टॉपिक को बारीकी के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद उसके हम एमसीक्यू लगा लेंगे, है ना। तो इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे भैया, है ना। और जिनका पेपर ओएमआर पे होगा भाई साहब, उनके लिए तो रामबाण का काम कर जाएगी ये क्लास। देखिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि मैनेजमेंट क्या है। समझिएगा, मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन क्या करता है, अपने उद्देश्यों को नियोजन यानी कि प्लानिंग के जरिए, संगठन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, और निर्देशन यानी कि डायरेक्शन के जरिए, और नियंत्रण यानी कि जो मॉनिटरिंग किया जाता है, या फिर कंट्रोलिंग की यहाँ पे बात होती है। तो भाई साहब, इन सब के माध्यम से लोगों से काम करवाकर जो अपने उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जाती है। अब आप कहेंगे कि सर बात समझ में अभी भी नहीं आई। समझिएगा, देखिए भाई, मैनेजमेंट में क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं। अच्छा, वो लोग क्या काम करते हैं, तो वो करते हैं भाई साहब, कोई भी प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहली चीज तो वो प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो आपने कहा पहले तो करेंगे सर प्लानिंग, दूसरा एक संगठन बनाएंगे, है ना। संगठन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसके लिए निर्देश देंगे, जो डायरेक्शन जो चीजें होती हैं कि भाई आपको फला काम करना है, आपको, है ना, जो भी काम करना है, तो उसके लिए एक निर्देशन प्रक्रिया बनाएंगे, और बाद में उसको अपने तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे भैया। अच्छा, और फिर ये सब के माध्यम से जो काम हम करवाएंगे लोगों से, वो क्या है, उससे अपने जो उद्देश्य है उनकी जो पूर्ति की जाएगी, तो उनको कहते हैं भैया कि ये जो मैनेजमेंट है उसका काम है। सिंपल सी बात है कि अपने उद्देश्यों की लोगों से काम कराकर नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के माध्यम से जो अपने उद्देश्यों को निकाला जाता है उसको कहते हैं भैया मैनेजमेंट, है ना। हो सकता है पहले क्वेश्चन को समझाने में हमने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया हो, लेकिन ये चीज क्लियर करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक थी, है ना। मैनेजमेंट आपको समझाना जरूरी था। चलेंगे, खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के साथ समझ लो आप। देखो, एक कॉलेज में प्रिंसिपल खुद सभी क्लास नहीं लेते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी लेक्चर्स प्रिंसिपल साहब ही अटेंड कर दें, बल्कि समय सारणी बनाकर क्या करते हैं भैया, शिक्षकों को जिम्मेदारी देते हैं और उनकी निगरानी करके कॉलेज के लक्ष्य को जो है वो पूरा कराते हैं। तो यही क्या है, तो आपने कहा सर यही तो मैनेजमेंट है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि भाई मैनेजमेंट जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट ही पता होना चाहिए था कि मैनेजमेंट एक्चुअल होता क्या है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो बिना बेईमानी के वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, है ना। यही आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी। चलेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मैनेजमेंट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको उदाहरण सहित लिखना है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। समझते हैं। देखिए, यहां आपका जो एमसीक्यू बनेगा उसको हम पूरा यहां से क्लियर कर देंगे, परेशान ना होना बिल्कुल। देखिए, गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ग्रुप एक्टिविटी है। अब समझ लो पहले ग्रुप गोल ओरिएंटेड, यहां से एमसीक्यू बनता है भाई साहब। जो आपका मैनेजमेंट है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है मैनेजमेंट को बनाया जाता है। यूनिवर्सल, हर संगठन में लागू होता है, भाई किसी भी तरीके का हम संगठन क्यों ना बनाए। नेक्स्ट है भैया कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट बनाया और बना के बीच में रोक दे, है ना। अगर रोक देंगे तो भाई साहब निर्देशन कौन करेगा, सिंपल सी बात। वहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई निर्देशन के लिए, नियोजन के लिए यानी कि प्लानिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इन सब के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है। और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाई साहब क्या है, मैनेजमेंट बनाया जाता है सर। सिंपल सी बात है। चलेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी कि रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है भैया। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी की हम बात कर लें तो ये सामूहिक प्रयास के माध्यम से जो चीजें हैं वो होती हैं। अब एक अकेला व्यक्ति ना तो मॉनिटरिंग कर सकता है सही से, है ना। अब एक तो या तो फिर मॉनिटरिंग ही कर लेगा, फिर प्लानिंग कौन करेगा, तो इसके लिए जो है वो समूह की आवश्यकता पड़ती है सर।
अच्छा, डायनामिक यानी कि जो परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें हैं वो बदलती हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट एक तरीके की चीजें फिक्स हो गई है ना। टाइम के अनुसार हो सकता है डिमांड बढ़ जाए, किसी चीज की कम हो जाए, तो उस हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। भाई साहब परेशान ना होना जिनका एमसीक्यू का एग्जाम है, ठीक है। ये चीज आपको एकदम धारदार काम करेगी। अगर आपको लग रहा है कि सर थ्योरी आप क्यों पढ़ा रहे, सीधा एमसीक्यू करा दो, तो आप नीचे कमेंट कर दो हमें, तो फिर हम सीधा एमसीक्यू लेकर के आएंगे। नहीं तो आप बताओ। तो मैं सोच रहा हूं कि 4 क्लास में आपका बिजनेस मैनेजमेंट पहले इस तरह से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगवाएंगे, है ना। माफ करना, अलग से नहीं लगवाएंगे, मतलब इसी क्लास में सब इंक्लूड करके आपको मिलेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीधा देखना चाहते हैं तो बीच में वीडियो जाकर के सीधा देख लो आप। मैं तो ये भी कहूंगा आपसे। चलेंगे भाई साहब, चाहे स्कूल हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो, हर जगह जो है मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप ये सब पढ़ के अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो भाई धार पैनी हो जाएगी एकदम, है ना। कोई परास्त नहीं कर पाएगा आपको। और जब आप हमसे पढ़ते हैं तो भाई साहब छाती ठोक के अगर हम दावा भी करते हैं तो एक एक बात आपके माइंड में फिट करने की हम गारंटी भी लेते हैं सर। देखिएगा, मैनेजमेंट की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको आपको समझाना है। समझिएगा भाई, मैनेजमेंट की जो प्रकृति है, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि भाई कला यानी कि जो आर्ट। अब आप कहेंगे आर्ट कौन सी? चित्रकला की बात नहीं हो रही यहाँ पे, समझिएगा। क्योंकि इसमें अनुभव और कौशल दोनों जरूरी है। अगर व्यक्ति को अनुभव नहीं है तो बताओ क्या ही प्लानिंग करेगा वो, क्या डिसीजन लेगा बताओ, है ना। कौशल उसके लिए जरूरी है, जो स्किल प्रॉपर होनी चाहिए किसी काम को करने की, वो गुण उसमें होना चाहिए। विज्ञान, क्योंकि इसके सिद्धांत व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अधूरा ज्ञान। मैं हमेशा कहता हूं अधूरा ज्ञान जहर होता है भैया। अच्छा, व्यवसाय या फिर प्रोफेशन की अगर हम बात कर लें, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण और आचार संहिता भी होती है, तो इन सबको देखना पड़ेगा हमें बहुत अच्छे तरीके से, है ना। प्रशिक्षण की हमें बहुत जरूरत होती है और ट्रेनिंग की जरूरत होती है चीजों के लिए। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लो। जैसे एक अनुभवी मैनेजर अपने अनुभव से निर्णय लेता है। कैसे निर्णय लेता है? तो आपने कहा भैया अपने जो उसका अनुभव है, पुराना पिछले कई सालों का जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। ये क्या है? उसकी कला हो गई। लेकिन बजट और प्लानिंग ये क्या है? तो आपने कहा ये भैया साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये चीजें की जाती है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। मात्र 10 क्वेश्चन, परेशान मत होना, है ना। मात्र 10 क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर देंगे। उसके बाद एमसीक्यू को आप तोड़ेंगे भैया, है ना, तोड़ के रख देंगे। और परेशान ना होना, जिन बच्चों के पास ये क्लास पहली बार पहुंची है, यानी कि आप पहली बार वीडियो पे अगर विजिट किए हैं, तो भाई साहब समझ लेना कि भगवान ने इस क्लास को आप तक पहुंचाया है, ठीक है। और आपके हर साल, हम आपके हर सेमेस्टर में काम आने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मैनेजमेंट को प्रक्रिया या फिर प्रोसेस क्यों कहा जाता है? समझिएगा भाई साहब, मैनेजमेंट को प्रक्रिया या फिर प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो चरण हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। पहले आप प्लानिंग करेंगे किसी चीज की, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर जो स्टाफ की जरूरत होगी, ठीक है, और फिर आप जो डायरेक्शन देंगे स्टाफ को कि भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले क्वेश्चन में, कि जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो अपने शिक्षक हैं उनको जिम्मेदारी देते हैं। खुद सारे विषय नहीं पढ़ा सकते, उन्हें जिम्मेदारी देंगे, और इस तरह से जो अपना जो कॉलेज है उसकी क्या करते हैं भैया, उसके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और उनको निर्देशन देना, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। तो भाई साहब ये जो सभी चरण हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि भैया इनको हम मैनेजमेंट का रूप देते हैं। सिंपल सी बात है। किसी भी एक जो चरण है उसको हम स्किप नहीं कर सकते, है ना। अब आप कहो प्लानिंग को स्किप कर दो, कंट्रोलिंग को स्किप कर दो, नहीं कर सकते, है ना। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि एक कंपनी जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। पहले योजना बनती है, फिर टीम बनती है ना, और फिर काम कराया जाता है, और अंत में परिणाम जो है वो जांचे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पहलू जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं भैया। अच्छा, 5 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देंगे भैया। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। मैनेजमेंट का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस आपको समझाना है। समझते हैं भाई साहब, फोड़ के रख देंगे आप एमसीक्यू को, ठीक है। समझ लो पहले बस अच्छे से। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यानी कि जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट की जो रचना है वो की जाती है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, है ना, कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए, और संगठन की स्थिरता और विकास में इनका बहुत महत्व है। अच्छा, संगठन की स्थिरता, है ना, बनाए रखने के लिए, और विकास यानी कि प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्लानिंग,
के साथ जो चीज़ें वो है वो की जाती हैं, डायरेक्शन की जाती है, और साथ ही में स्टाफिंग के साथ हम बाद में कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो ये सब क्या है, चीज़ों को एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस में बनाए रखने का काम करता है भैया। कौन? तो आपने कहा सर मैनेजमेंट। देखिए, जैसे अच्छा मैनेजमेंट होने से एक छोटा व्यापारी भी बड़ी कंपनी बना सकता है, और ये कैसे बनाएगा? एक अच्छे प्लानिंग के साथ चीजें अगर वो करेगा तो बना सकता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। भाई साहब, भारतीय वेदों में प्रबंधन की अवधारणा को आपको समझाना है। एक सिंपल सी बात सुन लो, ये जो क्लास है यूनिट 1 हम इसमें संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। कहीं और से मॉडल सीरीज से आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है। और इस तरह से 4 यूनिट टोटल आपके बिजनेस मैनेजमेंट में है, तो 3 वीडियो और ला करके आपके पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। सब कुछ मिलेगा इसमें, थ्योरी के साथ समझाएंगे, लास्ट में एमसीक्यू करवा देंगे, है ना। तो जिनका थ्योरी एग्जाम होता है उनके लिए भी बढ़िया है, और जिनका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है यानी कि ओएमआर पे एग्जाम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। चलेंगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की। और जितने भी आपके विषय हैं सबकी क्लास आएगी। बाद में अगर क्लास देख रहे हो तो हो सकता है सब क्लास आ चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना एक बार, है ना। इसमें मत रहना कि ये जो क्लास है सर ने अभी एक पहली ही क्लास डाली है, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है बहुत क्लास आ चुकी होंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपकी दे देंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय वेदों में प्रबंधन की जो अवधारणा है उनको हम जरा समझते हैं कि भाई भारतीय वेदों में प्रबंधन कर्म, धर्म, अनुशासन और नेतृत्व पर आधारित थे। अच्छा, अब आप एक बात बताओ हमें, सिंपल सी बात, कि भाई जैसे कोई क्षत्रिय राजा था उस टाइम, ठीक है, तो उनका क्या धर्म था? तो उनका जो धर्म था अपने देश की रक्षा करना, है ना, अपने प्रजा को पालना। तो जो उनका कर्म है उसी को धर्म के साथ जोड़ा गया था। साथ ही में अनुशासन, तो ये क्या है, जो धर्म है वो अनुशासन के साथ चीजें चलेंगी, है ना। अगर अनुशासन खत्म हो जाएगा तो फिर धर्म नहीं रह बचेगा। ठीक है, तो अनुशासन, और फिर ये सब क्या है, इन सब के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो प्रबंधन है, ये जो मैनेजमेंट है, वो सब एक सीक्वेंस में है ना। मतलब एक दूसरे से ये सारे चरण जो है वो जुड़े हुए हैं। चलेंगे, कर्म के साथ हम चीजें समझते हैं कि भाई कर्म जो है काम के अनुसार फल मिलना, धर्म जो है वो नैतिकता होती है, और यज्ञ की बात करेंगे सहयोग और टीम वर्क के साथ जो चीजें हैं वो की जाती थी उस टाइम। जैसे रामायण काल की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम का जो नेतृत्व है उसमें नैतिकता, टीम वर्क और कर्तव्य का श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है। 7 नंबर का प्रश्न, 3 प्रश्न और रहेंगे, इसके बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो वेट कर रहे हो एमसीक्यू का, परेशान मत होना। जब कंप्लीट चीज एक यूनिट में हम पढ़ा रहे तो भाई साहब टाइम तो लगेगा ना। ज्यादा टाइम हम वैसे भी नहीं लेते हैं, मात्र 30 मिनट में हो सकता है, इससे भी कम समय में जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाए। चलेंगे, 7 नंबर का प्रश्न है कि मैनेजरियल रोल्स जो है वो क्या होते हैं, उनको आपको समझाना है। तो मैनेजरियल जो रोल होते हैं वे भूमिकाएं जिन्हें प्रबंधन संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निभाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं कि एक मैनेजर कभी नेता बनकर कर्मचारियों को प्रेरित करता है, तो कभी निर्णय लेकर संसाधन बांटता है ना। एक मैनेजर क्या करता है, कभी भैया नेता बन जाए तो कर्मचारियों को प्रेरित करेगा कि अरे भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, है ना। और कभी हो सकता है कि भाई जो निर्णय लेकर संसाधन है कि भाई फला काम तुम करो, फला तुम करो, ये तुम्हारे अंडर में है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरह से चीजें होती हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि मिड्स वर्क के जो इंटरपर्सनल रोल्स हैं उनको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। समझते हैं और उसके बाद जो है हम एमसीक्यू क्लियर करेंगे। बताओ, अगर इस तरह से आपको क्लास चाहिए तो फिर हम ऐसे ही बनाएं, और अगर आप कहेंगे कि केवल एमसीक्यू करा दो तो फिर हम एमसीक्यू केवल बना दें। या फिर हो सकता है जिन यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम लिखित होता हो तो आप बताओ, तो फिर हम उनके लिए फिर अलग से वीडियो बनाएं। आप हमें एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो फिर आप लिख देना सच में कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है, लिख जरूर देना, ध्यान रखना भाई इस बात का। चलेंगे, इंटरपर्सनल रोल्स में हम जो मानवीय संबंध है उनको हम लिखते हैं। जैसे पहला तो रहेगा जैसे फिगर हेड, यानी कि जो औपचारिक प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा जो लीडर, यानी कि कर्मचारियों का जो मार्गदर्शन करता है उसको हम कहते हैं लीडर, है ना। और तीसरा वही लाइसन, यानी कि जो बाहरी संपर्क होता है, वो सब चीजों को एक साथ हम इंक्लूड करके मैनेजमेंट की प्रक्रिया में हम इसको रखते हैं। जैसे मैनेजर का मीटिंग में कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, तो ये क्या है, आपने कहा सर यही तो फिगर हेड रोल है ना। यही क्या है, यही तो फिगर हेड रोल हो जाएगा। 9 नंबर का है कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, उसको आप बताओ। क्लासिकल थ्योरी कार्य की दक्षता और उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित होती है। किस पर होती है भाई, कार्य की दक्षता यानी कि जो एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये इसके प्रवर्तक कौन है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि क्लासिकल थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो आप बता देना सर FW टेलर है ना। क्या काम करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है।
उदाहरण के साथ समझ लो, फैक्ट्री में काम को छोटे छोटे भागों में बांटना और हर काम के लिए समय तय करना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये क्लासिकल थ्योरी का अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लास्ट 10 नंबर का प्रश्न और इसके बाद जो है अपनी चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्यों विकसित हुई है? बताओ। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने मानव भावनाओं की उपेक्षा की और इसलिए भाई साहब देखो, क्लासिकल थ्योरी ने मानव की जो भावना है उनकी उपेक्षा कर दी, तो फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी विकसित हो गई जिसने मानव संबंध और प्रेरणा पर जोर दिया है। अब आपसे एग्जाम्पल में हो सकता है पूछ ले कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ने जो है जो विकसित हुई है उसने किस पर ज्यादा जोर दिया है? तो मानव संबंध और प्रेरणा पर ज्यादा जोर दिया है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ हम चीजों को समझ लेते हैं। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में जो पाया गया कि कर्मचारियों पर ध्यान देने से जो है उत्पादन बढ़ता है ना। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो चीजें हैं वो अपने आप से हो जाएंगी तो नहीं होंगी, है ना। चलेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए जिन बच्चों का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है उनके लिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ इस क्लास को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और भाई साहब छाती ठोक के जब हम दावा करते हैं ना पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का, तो भाई साहब कंटेंट में दम होता है तभी ये दावा किया जाता है ना। अब आप बताओ कंटेंट में दम है कि नहीं है, और एक एक बात आपके माइंड में जो फिट करने का हम दावा करते हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बताओ जल्दी एक बार कमेंट में। भाई मैनेजमेंट का सही अर्थ क्या है? भाई मैनेजमेंट का सही अर्थ है भाई दूसरों से काम कराना। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ऑप्शन पढ़ेंगे कि भाई दूसरों से काम कराना जो है वो मैनेजमेंट का सही अर्थ होता है। ठीक है, अच्छा स्वयं काम करना, अब सभी काम स्वयं थोड़ी ना कोई व्यक्ति कर सकता है, बताओ, है ना, नहीं कर सकता ना। जैसे मैनेजमेंट का जो मूल भाव है कि काम को लोगों के माध्यम से पूरा कराना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रिंसिपल साहब सभी विषयों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते, वो क्या करेंगे, जो तमाम शिक्षक हैं उनके कॉलेज में उनको जिम्मेदारी देंगे कि आपको हिंदी पढ़ानी है, आपको गणित पढ़ाना है, आपको अंग्रेजी पढ़ानी है ना। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने ये चीज कंप्लीट कर ली है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, यानी कि जो काम है वो लोगों के द्वारा निकालना, ये परिभाषा किसने दी मैनेजमेंट की? तो ये दी मैरी पार्कर फॉलेट ने। किसने? मैरी पार्कर फॉलेट ने ये जो है डेफिनेशन दी थी, ध्यान रखना। यानी कि लोगों के साथ काम करने की जो कला को उनने ये चीज बोला है। चलेंगे तीसरे जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करते हैं कि मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहा जाता है? भाई साहब मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर संगठन में लागू होता है। चलेंगे भाई साहब एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल, बिजनेस, ये हर जगह मैनेजमेंट जो है वो लागू होता है ना, किसी एक जगह की यहाँ पे बात नहीं होती है। 4 नंबर का प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पे। समझते हैं कि मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों मानते हैं, बताओ, है ना, सतत चलने वाली प्रक्रिया क्यों मानते हैं? क्योंकि यह बार बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। बार बार चलने का अर्थ ये होता है कि भाई साहब देखिए हर बार हम रोक तो नहीं सकते। अब कल कोई काम होना है तो उसके लिए फिर हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, है ना, एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हमें चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, किन किन जगह पे हमें कौन कौन चीजें या किन किन लोगों को जो जिम्मेदारी है वो हमें सौंपनी है। तो उन सब के लिए हमें रोज मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो भाई साहब प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। प्लानिंग के बिना कोई भी कार्य सही दिशा में भाई साहब होना असंभव है, हो ही नहीं सकता है। 6 नंबर का प्रश्न कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है, कला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्किल होती है और एक्सपीरियंस लगता है। भाई साहब ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, है ना, सब हम आपको बता चुके हैं। मैनेजमेंट में व्यक्ति की योग्यता और अनुभव का जो है वो प्रयोग होता है। 7 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों माना जाता है, बताओ। क्योंकि इसके सिद्धांत जो है वो व्यवस्थित होते हैं, है ना, व्यवस्थित तरीके से जो चीजें हो उसी को तो हम विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसलिए क्या है भाई साहब मैनेजमेंट को हम विज्ञान पर आधारित मानते हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत कॉज इफेक्ट पर आधारित होते हैं। 8 नंबर का प्रश्न कि भारतीय जो वैदिक मैनेजमेंट है उनका मुख्य आधार क्या था? तो भाई साहब उनका मुख्य आधार था धर्म और कर्म। कर्म जो है वो धर्म से जुड़ा था, है ना, कर्म जो है वो धर्म से जुड़ा था। फिर आगे डिसिप्लिन की यहाँ पे बात होती थी, फिर इस तरह से जो चीजें हैं वो निभाई जाती थी। वैदिक मैनेजमेंट नैतिकता और कर्तव्य भावना पर आधारित है। चलेंगे 9 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई योजना और शब्द का जो मैनेजमेंट में क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है भाई योजना नहीं है भाई, योजना है। क्या है? योजना। हिंदी में लिखना चाहता हूं, इंग्लिश में लिख रहा है ना, अरे माफ करना, क्या हो गया, योजना। ठीक है, अब योजना हम समझ लेते हैं क्या है कि भाई जो सामूहिक प्रयास के साथ जो चीजें हैं वो होती हैं, उनको हम एक प्लानिंग के साथ हम चीजें करते हैं, तो उसको हम टीम वर्क और सहयोग की भावना में हम लेते हैं।
अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया। देखिए कोई भी टीम है उसका अगर आप सहयोग के साथ चीज़ें करेंगे और योजना बना के आप काम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे भाई, टीम वर्क और सहयोग। ये योजना, सामूहिक वर्क और क्या है भाई, कॉर्पोरेशन का प्रतीक होता है। सिंपल सी बात है। 10 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, मैनेजरियल रोल जो है वो किसने बताए हैं, तो आप कहेंगे हेनरी मिन्सबर्ग ने जो है वो मैनेजरियल रोल बताए हैं, है ना। इनने 10 रोल बताए थे। 11 नंबर का प्रश्न है कि भाई बताओ मिन्सबर्ग के अनुसार कुल कितने मैनेजर रोल हैं, तो आपने कहा सर 10, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको ऊपर, ठीक है। 10 रोल को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, फिगर हेड रोल किससे संबंधित है। औपचारिक प्रतिनिधित्व से जो है वो फिगर हेड रोल संबंधित हो जाएगा। भाई साहब हो सकता है वीडियो में फास्ट जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ा रहे हो, फास्ट वीडियो लग रही हो किसी को, तो रोक रोक करके चीज़ों को भाई समझते हुए चलो, है ना, टाइम कम है। फिगर हेड एक सिंबलिक और फॉर्मल रोल होता है, ध्यान रखना। 13 नंबर का प्रश्न रहेगा कि भाई बताओ नेगोशिएटर रोल किस कैटेगरी में आता है, तो आपने कहा सर ये डिसीजनल कैटेगरी में आता है ना। यह निर्णय प्रक्रिया का भाग होता है, जहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, परेशान मत होना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो आपने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो है FW टेलर साहब। कौन है, FW टेलर साहब, क्योंकि टेलर ने कार की स्पेसिफिक स्टडी पर इन्हें जोर दिया है। सिंपल सी बात। 15 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, क्लासिकल थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है, तो आपने कहा सर मैक्सिमम इफिशियंसी, ज्यादा क्या है, अच्छी दक्षता और अच्छा प्रोडक्शन जो है क्लासिकल थ्योरी का काम है। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी क्यों आई, क्योंकि इनने क्या किया भाई, उपेक्षा की थी, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ भाई, आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी देखने को मिली, है ना। चलेंगे 16 नंबर का प्रश्न है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी से जुड़ा है, तो आपने कहा सर ये न्यू क्लासिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। इस प्रयोग ने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर के महत्व को बताया, समझा है उन्हें, है ना। 17 नंबर का प्रश्न है कि भाई न्यू क्लासिकल थ्योरी का मुख्य आधार क्या था, तो आपने कहा सर ह्यूमन रिलेशंस थे, है ना। ह्यूमन रिलेशंस, यह थ्योरी क्या करती है भाई, कर्मचारियों की भावना को समझती है, मोटिवेशन पर जोर देती है। 18 नंबर का प्रश्न है कि ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम किस अप्रोच में माना गया, तो आपने कहा सर सिस्टम अप्रोच में इसको ओपन सिस्टम माना गया है। चलिए कैसे, कि सिस्टम अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट से जो है वो जुड़ा होता है। 19 नंबर का प्रश्न है आपके डिस्प्ले पे कि नो वन बेस्ट वे टू मैनेज किस अप्रोच का सिद्धांत है, तो आपने कहा सर ये कंटीजेंसी का सिद्धांत हो जाएगा, नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट जो है परिस्थिति के अनुसार बदलता है ना, टाइमली बदल जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि बताओ मैनेजमेंट का कौन सा जो तत्व है वो इंटेंजिबल है, तो आपने कहा सर कोऑर्डिनेशन। क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है इंटेंजिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता है लेकिन परिणामों में स्पष्ट होता है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने कंप्लीट की होंगी और बहुत जल्द आपके यूनिट 2, 3, 4 है ना, चारों क्लास के साथ हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और पहली बार वीडियो पे विजिट किए थे तो भाई साहब ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब बेईमानी है, फिर ये है ना, जान लगा दी है आपको चीज़ों को समझाने में, तो वीडियो का एक लाइक लेना तो ये हक बनता है, तो एक लाइक आप कर दो ईमानदारी से, गुरु दक्षिणा का काम करेगा आपका एक लाइक, ठीक है। और नीचे लिख जरूर देना कमेंट में, अगर सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास है तो लिख देना कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास, ठीक है। और दोस्तों को भेज दो जो परेशान हो रहे हो, कहना परेशान मत हो, ठीक है। और अगर आप किसी दोस्त की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करते हैं, है ना। किसी की मदद अगर हम करते हैं तो भगवान हमारी भी मदद करते हैं। तो दोस्तों को परेशान मत होने दो, उन्हें क्लास भेज दो, कहना कि जो लोग पेड कोर्सेज भेजते हैं उनके मुंह पे तमाचे का काम करती है वीडियो, ठीक है। भाई साहब बहुत दमदार सरदार तरीके से चीज़ों को हम आपके लिए कराते हैं और एक एक बात आपके माइंड में फिट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास बनाते हैं। भाई साहब 1 रुपया आज तक ना लिया है किसी से, न कभी लेंगे। जब हमने ये वीडियो बनाया था भाई साहब तभी कसम खाई थी कि भाई साहब गरीब से गरीब हर तबके के बच्चे को हम पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेंगे, कंटेंट में झोल नहीं रखेंगे, है ना। ओरिएंटेड चीज़ें जो है वो हम बनाते हैं। और बहुत जल्द आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है सबकी क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बता जरूर देना किस यूनिवर्सिटी से आप वीडियो देख रहे हैं। राधे राधे।